क्षण भंगुर से इस जीवन की शाश्वत एक निशानी है, जो पिया जिनागा अमृत को उसकी ही अमर कहानी है। क्षण भंगुर से इस जीवन की शाश्वत एक निशानी है, जो पिया जिनागा अमृत को उसकी ही अमर कहानी है। संजीव मेरा संजीव हुआ, बस मेरी यही कहानी है। वो मोक्ष की मंजिल का मुकम्मल सफर जानता था, न छू के किसी को दिल में रहना इस कदर जानता था। जब देख बुलंदी को उसकी, चाहा उसी ने खुदा बनाना, पर वो तो बुलंदी पे होके फना होने का हुनर जानता था। अध्यात्म के फलक पर एक सितारा चमका था, कुछ देर को ही सही, पर कुछ यूं चमका था कि जिसकी आभा से रोशन पूरा एक गगन अब भी है। संजीव गोधा, वो नाम जिसका यकीन करना आने वाली पीढ़ियों को इस मायने में मुश्किल होगा कि कोई था जिसके कल्चर का भी अपना ग्लैमर था। भोगों की ओर दौड़ते भागते जगत में उस शख्स ने कुछ देर को ही सही, पर दुनिया को अपने जरिए जिन शासन का दीवाना बनाया था, जिसका बढ़ता हुआ कारवां ये भरोसा दिलाता था कि धर्म की हानि करने के लिए बदनाम पंचम काल के मुंह पर तमाचा मारने कोई वीर बढ़ रहा है, धीर गंभीर चल रहा है। आओ सुनते हैं उसी संजीव की दास्तां, जिसने जयपुर की तंग गलियों से निकल पहले पूरे देश और फिर पूरी दुनिया में बसे लोगों को अपना कायल बना लिया। कैलेंडर को पलटकर उस दौर में ले जाने की जरूरत है जब देश राजनीतिक बदलाव के दौर से गुजर रहा था और आपातकाल के दंश से एक बार फिर लोगों के मौलिक अधिकार दांव पर। उस 1976 की सर्द नवंबर की 26 तारीख को गुलाबी नगरी अपने एक उदीयमान नक्षत्र को जन्म दे रही थी। जयपुर का गोधों का चौक संजीव गोधा के जन्म का गवाह बन रहा था। यही संजीव आगे जाकर मिथ्यात्व की कारा में पड़े जीव को अपने मोक्षाधिकारी होने की शक्ति का बोध कराने वाला था। यूं तो जिस परिवार में ये जन्मे, वहां का माहौल ऐसा नहीं था कि जहां अध्यात्म की चर्चा ऊर्ध्व होती हो, लेकिन जैनत्व के संस्कार, सरलता और सादगी उस घर की पूंजी थी। उस समय ना तो आर्थिक संपन्नता ही खास थी, ना शैक्षिक सामाजिक प्रतिष्ठा का ही कोई विशेष आभा मंडल। लेकिन उसी परिवेश को अपने पूर्वोपार्जित किसी विशेष पुण्य के योग से ये बालक बदलने वाला था। मंजू और महेंद्र उस बालक के माता पिता बने, जिस पर एक रोज दुनिया को नाज होने वाला था। छोटे बच्चे रोते हैं तो वो 6 महीने तक बिल्कुल मस्त बस दूध पिया खेलता रहता था। ऐसे नहीं कि रो रहा है उसको कोई चुप करो ये करो, ऐसा कभी तकलीफ नहीं दी उसने। मतलब इतना, और यहाँ तक कि मेरी जिठानी कहती ये रोता ही नहीं है, इसको दिखा के लाऊं, तो उसको लेके गए हॉस्पिटल, दिखा के लाए कि इसके गले में कुछ हो तो नहीं रहा है, रोता क्यों नहीं है।
डॉक्टर बोला कुछ नहीं खराबी है, ये तो आराम से मस्त है। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था और संजीव भी बढ़ रहे थे। कुछ तो नैसर्गिक ही ऐसा था जो इस बालक को दुनिया की चकाचौंध शुरुआत से ही न लुभाती थी। गर कुछ लुभाता भी था तो वो थी जिनेंद्र की मुद्रा, जिनवाणी की बातें, मुनिराज का जीवन। हम लोग प्रवचन सुनने जाते तो वो साथ में जाता, टीवी देखने का शौक नहीं, साथ में जाता प्रवचन सुनने। और उसकी दादी कहती, दादी थी जब, तो भाई तू यहीं बैठ हमारे पास ही, इनको जाने दे, कि नहीं नहीं मैं प्रवचन सुनने जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कुछ धार्मिक संस्कार कोई ऊपर से लेके आया हो। वो व्यक्ति कहाँ से आया है हमको, क्योंकि उसने हमको सिखाया। 15-16 साल का हुआ, 16 साल का, उसने अपना ये चालू किया, श्रीपाल चरित्र चालू किया। तो मैंने कहा पापा आप भी पढ़ो, और तत्वार सूत्र वो उसने मेरे से पहले सीखा था। पता नहीं क्या करता था, उसका स्टडी का काम ऐसा चलता था अपने आप ही उसका, और उसने हमको प्रेरणा दी, पापा इसको देखो समझो, कह रहे पढ़ो। और जब रुचि किसी खास दिशा में प्रवाहित हो तो भला कैसे उसे पल्लवित करने वाले निमित्त न मिले, वे तो मिलते ही हैं। संजीव को भी मिला टोडरमल स्मारक, और संजीव को गढ़ने वाले गुरु डॉक्टर हुकम चंद भारिल का साथ। आगे जाकर ये उन्हीं डॉक्टर भारिल के पट्ट शिष्य और टोडरमल स्मारक के तो मानो ब्रांड एम्बेसडर बन गए। ऐसे ही टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय अपने आप में एक बहुत बढ़िया सुंदर सजीला बगीचा था, और संजीव जी के आने से उसमें उसकी खुशबू बढ़ी, उसकी ब्रांडनेस बढ़ी, उसकी ब्रांडिंग बढ़ी। बाद में तो हम ये कहने लग गए थे टोडरमल स्मारक के ब्रांड एम्बेसडर हमारे संजीव जी हैं। महज 12-13 साल की उम्र से शुरू हुआ ये सफर फिर चलता ही रहा। संजीव की सुबह शाम मां जिनवाणी की छैया में बीतने लगी। सिर्फ 14 साल की उम्र से उसी गद्दी से इन्होंने जिनवाणी मां की बात जन जन को सुनाना शुरू कर दिया, जहां से कभी टोडरमल जी शास्त्र सभा चलाया करते थे। धर्ममय माहौल में पल बढ़ रहे संजीव के दोस्त तो पद, पैसा, प्रतिष्ठा को हासिल करने की जग प्रसिद्ध दौड़ में दौड़ पड़े थे, पर संजीव ठहर गए थे, क्योंकि उसे मां जिनवाणी का सुकून मिल गया था। एक उनका पुराना, बहुत बहुत पुराना उनका मित्र है जो उनका बहुत रिस्पेक्ट करता है, वो हमारा कॉमन फ्रेंड है। और संजीव भी आके तो अब वो टच में नहीं था, अब्रॉड चला गया, और मेरे से कई बार बात होती थी, और शायद उसने हजारों करोड़ रुपए कमाए शेयर मार्केट में। एक दिन ऐसे ही फोन पर हमारी बात हो रही थी, और बात करते करते मुझे उसका ख्याल आया, तो मैंने बोला कि भैया वो है ना, उसने प्रोग्रेस हो गई और उसने इतने रुपए कमा लिए, इतनी वेल्थ हो गई, और जो भी था वो मैंने बताया। उन्होंने बोला अच्छा, और उन्होंने अपनी दूसरी बात शुरू कर दी। उन्होंने वो बात को इतनी सहजता से लिया कि हाँ ठीक है, हो गया। मुझे तभी लगा कि उनको ये चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इसके पास 1000 करोड़ है या 1 लाख रुपए है। हम कोई भी उनसे बिजनेस की बात करना चाहते हैं या कुछ नया करने की बात करते हैं कि जिया जी ये फैक्ट्री लगा रहे हैं या जिया जी ये काम करना चाह रहे हैं, तो वो कभी भी उस चीज के लिए, मतलब बिजनेस के लिए कभी भी हमको राय नहीं देते थे। उल्टा ये बोलते थे कि यार क्यों करते हो, क्यों करना है, इन सब चीजों से दूर रहो, धीरे धीरे इन कामों को समेटो और धर्म ध्यान में खुद का ध्यान लगाओ। अब तो जीवन की आस, जीवन की प्यास और जीवन का हर प्रयास एकमात्र मां जिनवाणी और उसके आंचल से झरती श्रुत धारा ही संजीव का गंतव्य बनना था। टोडरमल स्मारक में ज्ञान अर्जित करते करते संजीव अध्यापक भी बन गए। यूं तो औपचारिक शास्त्री की उपाधि भले इन्होंने टोडरमल स्मारक से न ली हो, लेकिन
अध्यात्म विद्या का हर गुण इन्होंने वहां से पाया, और जितना पाया उससे कहीं ज्यादा स्मारक को लौटाकर अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की। बहुत उच्च कोटि का विद्वान है। मैंने इसे पढ़ाया तो नहीं है, हमारे विद्यालय में तो ये भर्ती नहीं हुआ, लेकिन ये इस तरह कम नहीं है। तो वो मेरे से कहता था कि दादा ये क्या बोलते हैं आप, आपने मुझे पढ़ाया नहीं है। अरे मैं आपका एकलव्य जैसा शिष्य हूँ। टोडरमल स्मारक एक प्रकार से संजीव जी का घर ही था, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। उनको जितनी महत्ता थी स्मारक की शायद ही किसी को थी। संजीव ने कभी स्मारक से अपने आप को अलग नहीं समझा और स्मारक ने कभी संजीव को अपने आप से अलग नहीं समझा। वो दोनों एक ही थे। जीवन में जब अर्थ अर्जन का मौका आया तो तमाम लौकिक महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार करते हुए संजीव ने अर्थोपार्जन का भी वही जरिया चुना जो उन्हें स्वाध्याय और तत्व चिंतन से जोड़े रखे। स्मारक की जॉब भी उन्होंने इसीलिए चुनी थी कि उससे उनका दिन भर स्वाध्याय होता था, लिखना पढ़ना जारी रहता था, जो कि उनकी हॉबी थी। और वो शुरू से ही एक आत्मार्थी की तरह उन्होंने जीवन बिताया है, तो उनको लाइन भी वैसी चाहिए थी जिससे उनका ये चीज़ छूटे नहीं और ये कंटिन्यू रहे लाइफ लॉन्ग। पंडित रतन चंद भारिल और डॉक्टर हुकमचंद भारिल की छाया में वीतराग विज्ञान और जैन पथ प्रदर्शक के सह संपादक बन तात्विक चिंतन को गहरा बनाया ही साथ ही इन पत्रिकाओं को भी अपनी निष्ठा और परिश्रम से जैन समाज में प्रतिष्ठित और जनप्रिय पत्रिका बनाया। छोटी सी उम्र 20 साल की होगी अंदाज, जब वो स्मारक से काफी अटैच हो गए थे और यहाँ के वीतराग विज्ञान और जैन पथ प्रदर्शक को भी संभालते थे। माने कई बार तो ऐसी भी प्रसंग आए कि हम लोग यात्रा का कोई विशेषांक निकाल रहे हैं, खास करके जैन पथ प्रदर्शक के संदर्भ में। कल सवेरे प्रिंट आउट जाना है, अभी फाइल तैयार हो रही है, रात को 1 बजे तक फाइल तैयार हुई, अचानक पता चला कि फाइल करप्ट हो गई। अब क्या करें? तो हम सब में अगर हाथ पैर भी डाल दें, सरेंडर भी कर दें, तो संजीव जी सरेंडर नहीं करते थे और इसका परिणाम ये होता था सवेरे जब हो गया, अरे कर ली कोई बात नहीं। मां जिनवाणी के सतत सानिध्य में बढ़ते हुए यौवन की दहलीज पर जब पहुंचे तब भी यौवनगत आवेग विसंगतियों की छाया भी संजीव को छू न सकी। उनके मित्र भी उनको तत्वज्ञान से जोड़ने वाले थे और इसी दौर में माता पिता परिजनों की सामूहिक स्वीकृति से जिस कन्या को इनकी सहधर्मिणी के रूप में चुना गया, संजीव ने उसे भी अपने प्रभावना रथ की सारथी मान अपने मुक्ति पथ की संगिनी बनाया। संजीव जी के साथ में संबंध जोड़ने में एक बहुत बड़ी कहानी है। बेटी बड़ी हो गई थी, शादी करनी थी और लवली बहुत सीधी सरल, उसकी मम्मी को दिन रात ये चिंता थी कि भाई एक ऐसा धार्मिक परिवार मिले, सज्जन परिवार मिले, सरल परिवार मिले। पैसे की कोई बात नहीं है, लेकिन परिवार अच्छा हो, धार्मिक लड़का हो। सन 1996-97 की बात है। हमारा बंगला जयपुर जनता कॉलोनी में है। जनता कॉलोनी के मंदिर में संजीव जी का सुबह प्रवचन होता था। तब मैंने उनका प्रवचन सुना, तब मैंने सोचा कि इनको अपना कैसे बनाऊं, मैं कैसे भी मैं इनको बनाऊं अपना। तो फिर वो किस रूप में बनाती मैं, मेरी बेटी थी, तो मैंने उसी समय ये सोचा कि ऐसा जवाई मेरे को मिले। संस्कृति को भी दिन रात यही फीड करती थी कि बेटा तू इसमें सुख पाएगी, ऐसा लड़का देखेंगे उसमें साथ रहेगी। लाइफ पार्टनर चुनने की जो बात है वो तो मेरा शुरू से ही था। जब से मैं ये शादी और इन सब में समझने लगी थी, तब से यही था कि मेरे लिए लाइफ पार्टनर मेरे मम्मी पापा ही चूज करेंगे। जब संजीव के लिए
इनके परिवारजनों ने संस्कृति को चुना तो कई तरह की बातें भी ऐसी हुई जो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी। कहीं ना कहीं ऐसे कैसे आप लड़की का संबंध करोगे, कहाँ आप और कहाँ वो है, लड़की कैसे रहेगी जयपुर जैसे शहर में 6,000 रुपये महीने में कैसे काम चलेगा। सब लोग कहते हैं कि साधारण परिवार, वो एक विशेष परिवार था, तब मैंने मेरी बेटी को दिया है। कौन माँ अपनी बेटी को ऐसे घर में दे देगी जहाँ उसको कोई परेशानी होगी। मैंने देखा मेरी बेटी यही सुख पानी है, ऐसा घर उसको नहीं मिलना है, तो मेरे को ये जम गई बात कि मैं मेरी बेटी को यही दूंगी। पर जब मम्मी ने उनके गुण देखे और सब चीज़ उनमें देखी ऐसा कुछ, तो मुझे भी ऐसा लगा कि ठीक है, अपने को यही चीज़ देखनी है। वही चीज़ देख करके हमने सबने हाँ करी। एक लाइफ पार्टनर में जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो उनमें थी। जैसे फर्स्ट मीटिंग में ऐसा लगा कि केयरिंग है और अंडरस्टैंडिंग है, जो बात है उनको नहीं पसंद है साफ बोलने वाले हैं, और सही बात बोलने में उन्हें कोई झिझक नहीं होती थी। तो ये चीज़ मुझे उनमें बहुत अच्छी लगी। लेकिन फिर भी मैंने तसल्ली करने के लिए डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल दादा से, छोटे दादा से, बड़े दादा से, दोनों से मैंने राय ली। और हमारे दिमाग में संजीव गोधा जो यहाँ आपके यहाँ है वो कैसा रहेगा, क्या रहेगा। तो छोटे दादा ने कहा कि प्रदीप जी, ये कोहिनूर हीरा है, इनके साथ में शादी करो और इनको इसी मार्ग पे, जिस मार्ग पे लगे हुए हैं उसी मार्ग पर इनको रहने दो। पूरे रिश्तेदार वगैरह सब खिलाफ होते हुए भी हमने एक ही डिसीजन में कि भाई अब संबंध करना है तो इसके साथ नहीं करना है। आत्मार्थी का अपने साथी के प्रति प्रेम भी आत्मार्थ को ही पुष्ट करने वाला होता है। यही वजह है कि सगाई से शादी तक के जिस दौर में आम स्त्री पुरुष आमोद प्रमोद की बातें, यौवनिक अटखेलियां करने में मशरूफ होते हैं, उस दौर में भी संजीव अपनी संस्कृति को मोक्ष मार्ग प्रकाशक और रत्नकरंड श्रावकाचार जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय करा रहे थे। और फिर उसके बाद हमारा भी पर्सनल स्वाध्याय, हम दोनों भी स्वाध्याय करते थे। जब मेरी एंगेजमेंट हुई तो फोन पे स्वाध्याय करते थे मेरे साथ में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक मुझे उन्होंने पढ़ने को बोला। सबसे मतलब उनकी पहली बात ही यही थी कि तुम स्वाध्याय करती हो या नहीं करती हो। की बात हुई कि क्या बात हुई कि आज मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ये पेज से ये पेज तक हमारा डिस्कस हुआ कि अच्छा भैया किससे डिस्कस हुआ कि भाभी से डिस्कस हुआ। अच्छा, मुझे लगता है कि आज के समय में हम कोई व्यक्ति को ढूंढे जिसकी सगाई हुई हो और वो अपनी फियांसी के साथ में मोक्ष मार्ग प्रकाशक लगे, मुझे नहीं लगता कि कोई मिलेगा। इस तरह संजीव को मिली संस्कृति। संस्कृति ने भी संजीव को पाकर अपने आप को धन्य महसूस किया और उन्हें इस मार्ग पर आगे बढ़ाने वाली सच्ची सहचारिणी बनी। वक्त आगे बढ़ा तो संजीव का आभा मंडल भी बढ़ने लगा। मोहक मुस्कान, निश्चल व्यवहार, ओजस्वी वाणी, देव गुरु शास्त्र के प्रति अगाध भक्ति और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के शुद्ध तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का उत्साह संजीव के चाहने वालों का कारवां बढ़ाते जा रहा था। वर्ष 2012 में पहली बार विदेशी सरजमी पर संजीव की सिंह गर्जना गरजी तो वहां रह रहे आत्मार्थियों की ये चिंता दूर हुई कि डॉक्टर हुकमचंद भारिल के बाद कौन उनकी विरासत को थामेगा। संजीव के ज्ञान और व्याख्यान को देख सुन इस सवाल का जवाब लोगों को मिल गया। फिर क्या था, अमेरिका, कनाडा, लंदन, सिंगापुर, दुबई, ऑस्ट्रेलिया,
न्यूजीलैंड, केन्या, अफ्रीका जैसे तमाम देश या ऐसा कोई महाद्वीप शेष ना रहा जहां संजीव के मुख से निकली मां जिनवाणी की आध्यात्मिक संजीवनी लोगों के भवरोग पर प्रहार न कर रही हो। संजीव जी जाना जैन अध्यात्म एकेडमी के डायरेक्टर रहे और सालों तक हमें जिनवाणी के अभ्यास और तत्व प्रचार की प्रेरणा के साथ साथ अद्भुत सहयोग देते रहे। 2012 से 2022 तक हर साल हमें उनका समागम का लाभ मिलता रहा। नॉर्थ अमेरिका में अलग अलग शहरों में 5 दिन का शिविर, डैलास में 3 दिन का शिविर और 8 दिन सुबह शाम तत्व ज्ञान का अद्भुत लाभ हमारे लिए प्रेरणादायी बन गया। फिर कई बार हमको उनका सिंगापुर में भी सानिध्य मिला, लेकिन आज लगता है मानो वो एक धर्म प्रभावना का तूफान लेकर के हमारे जीवन में आए थे और उस तूफानी दौर के छोटे से समय में हम सबको धर्म के मार्ग पर लगाकर मानो उनका तूफानी धर्म प्रभावना का दौरा कि अकस्मात ही शांत हो गया। बढ़ती अंतरराष्ट्रीय ख्याति के बावजूद संजीव में रत्ती भर भी अभिमान न प्रवेश कर पाया और वे अंतरराष्ट्रीय ख्याति को नहीं बल्कि समय सार के आश्रय से प्राप्त आत्म ख्याति को ही अपने जीवन का ध्येय मानते रहे। तुम्हें पता नहीं है ये समय सार क्या चीज है, ये मुझे पता लग गया है कि ये समय सार क्या है। बढ़ती व्यस्तताओं, धर्म प्रभावना के लिए लगातार होती यात्राओं, टोडरमल स्मारक में अध्यापन, पत्रिकाओं का संपादन, विविध धार्मिक सामाजिक परिस्थितियों के मार्गदर्शन के साथ साथ वे जब भी जयपुर में रहते तो नियमित बड़े मंदिर में प्रवचन करते। इस सबके साथ ही साथ पारिवारिक दायित्वों को भी एक आदर्श पिता, आदर्श पति और आदर्श पुत्र के रूप में निभाने में कभी पीछे नहीं रहे। वो साल में इतने इतने टाइम बाहर रहते थे, तत्व प्रचार के कार्य करते थे, प्रभावना करते थे, प्रवचन करते थे। सुबह 10 बजे भी अगर यहाँ से भी डायरेक्ट जाना होता था वहां पर पीटीएम में तो वो वहां पर भी जाते थे। लेकिन मतलब कोई भी चीज मिस नहीं की। मुझे बाजार लेकर जाना हो, मेरी कोई खेलकूद की चीज हो, मेरे साथ में मजे करना हो, घूमना हो, घुमाना हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो उनने मेरी मिस की। उनका सबसे विशेष प्रेम था, रिश्ते निभाने में वो बहुत माहिर थे। हर रिश्ता उन्होंने बहुत ही तरीके से निभाया और सब उनसे प्रसन्न रहते थे। जिस राह पर संजीव आगे बढ़े वही सपना उन्होंने अपने पुत्र आर्जव के लिए भी देखा और आर्जव को भी दुनिया की चकाचौंध से दूर जिन शासन के नाम ही समर्पित कर दिया। बोला मेरे जीवन में अभी मुझे लगता है बस ये बच्चा वहां स्मारक चला जाए। सिर्फ उनको ये लगता था कि कंफर्ट जोन में रहता है, क्या स्मारक जा पाएगा। लेकिन नहीं, वो दोनों का बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन था। और वो आर्जव जयपुर में रहते हुए भी विद्यालय में बच्चों के बीच में पढ़ रहा। और आर्जव की भी बड़ी बात है कि उसने कहा कि मैं बच्चों के बीच में रहूंगा, मैं इनके साथ ही रहूंगा, मैं सारी सुख सुविधाओं को छोड़ दूंगा। लेकिन आर्जव ने डिसीजन किया, वो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा डिसीजन है, मैं सैल्यूट करता हूँ। अब जब स्मारक चला गया और करने लगा तो उन्होंने बोला अब मैं निश्चिंत हो गया। देश दुनिया में सेलिब्रिटी नुमा दर्जा अर्जित कर संजीव ने ये बता दिया कि जिन शासन की सेवा किसी ग्लैमर की मोहताज नहीं है, बल्कि निस्पृहता से की गई जिन मार्ग की सेवा आपको इस भव में तो सब कुछ देगी ही, वरन पर भव में भी भव के अभाव का मार्ग प्रशस्त करेगी। विश्व भर में बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद संजीव अपने परिजनों मित्रों के बीच बड़ी सहजता और विनम्रता के साथ एक आम व्यक्ति की तरह ही रहते थे, जिसमें अपनी प्रतिष्ठा का
किंचित भी गुमान न था। उन्होंने कभी ये उनके अंदर में ये था ही नहीं कि मैं इतना बड़ा विद्वान और मेरी ये होनी चाहिए, मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी हूँ और ये होना चाहिए, घर में ये नहीं है। वो बहुत सरल और सज्जन थे। उस जैसा जीव तो कोई बिल्ले ही जीव होता है। हमें कभी लगा ही नहीं कि हमारे घर के जवाई हैं, कि हम इनके साथ हमें कैसे जवाई पना, उन्होंने हमें कभी ऐसा दिखाया नहीं। और हमारे बच्चों के साथ भी जब वो मिलते थे तो वो बच्चों की तरह ही हो जाते थे, मतलब बच्चों को भी इतना प्यार देते थे। उन्हें बच्चों का बहुत शौक था, बड़ों के साथ बड़े, बच्चों के साथ बच्चे, सब तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर लेते थे। हमेशा जिस माहौल में होते थे उस माहौल के अकॉर्डिंग हो जाते थे वो। अगर 5 आदमी भी मंदिर में होते थे तो 5 आदमी के लिए प्रवचन करना शुरू कर देते थे कि नहीं इतना बड़ा विद्वान है, 5 आदमी के लिए प्रवचन क्या करेगा, 500 आदमी तो चाहिए। जियाजी को जब हम देखते थे तो मुझे पता नहीं था कि उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है या इतनी पॉपुलर है। पर जब मैं उनके साथ चैतन्य धाम गई तब वहाँ पर जो उनकी फैन फॉलोइंग देख करके मुझे लगा, मैं कहा जियाजी आप इतने लोग आपके पीछे ऐसे हैं, पर आपने कभी ऐसे शो ऑफ ही नहीं करा कि मैं हाँ हूँ, किस लेवल का आदमी हूँ, आप इतने सिंपल कैसे रह सकते हैं। संजीव का ये व्यवहार आम श्रोताओं को ही नहीं लुभाता था, बल्कि उनके अग्रज और अनुज विद्वानों के लिए भी संजीव गौरवान्वित करते थे। जगत में मिली प्रसिद्धि के बावजूद जब भी किसी विषय में शंका होती हो या कुछ सीखना हो तो विनम्रता के साथ वे अपने अग्रज अथवा जरूरत पड़ने पर अनुजों से भी उस विषय में अपनी शंका का समाधान करते थे। विद्वानों के बारे में ऐसी बातें प्रसिद्ध रही है, सब जानते हैं कि पंडितः पंडितम दृष्ट्वा स्वानवत गुरगुरायते, ऐसी पद्धति रही है। एक विद्वान दूसरे विद्वान को प्रायः पसंद नहीं करता है, लेकिन संजीव जी का ये बहुत बड़ा गुण था कि दूसरे विद्वानों की प्रशंसा करना, उन जैसा बनने की प्रेरणा देना, किसी में भी 2 गुण ज़्यादा हो तो खुद भी अपनाने की कोशिश करना और दूसरे को भी अपनाने के लिए कहना, ये सीखने लायक है। अपने विद्यार्थियों और अनुजों को भी वे बिना किसी लौकिक अपेक्षा के इस मार्ग पर ही बने रहने और तत्व प्रचार, तत्व विचार करते रहने की ही प्रेरणा देते थे, जो उनके गहरे तत्वबोध और जिन मार्ग के प्रति समर्पण को अभिव्यक्त करता था। आपने क्रमबद्ध पर्याय पढ़ी है, आप सहज रहने की कला मिल गई है आपको, आपने नए चक्र पढ़ा है, आपको परिस्थितियों को देखने का दृष्टिकोण मिल गया है, आपको एंगल मिल गया है, घटनाओं को कैसे देखा जाता है, परिस्थितियों को कैसे देखा जाता है, हर परिस्थिति में सहज कैसे रहा जाता है, ये बात आपको मिल गई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दुनिया की कोई ताकत इस तत्व ज्ञान के साथ में आपको दुखी करने में समर्थ नहीं हो सकती। आपसे अध्ययन किए विद्यार्थी भी उन दिनों को याद कर भावुक हुए बिना नहीं रहते, जब आपसे उन्होंने जिन श्रुत का क ख ग सीखा और जीवन भर तत्व के प्रति समर्पित रहने का उन्हें बल मिला। कभी भी कहीं भी उनसे मिलना होता था तो हमेशा वो इसी बात को पूछते थे कि व्यक्तिगत जीवन में आपने कितनी लौकिक सफलताएं पाई हैं, इस बात पर उनका बहुत ज्यादा बल नहीं होता था, बल्कि उनका जो बल होता था वो इसी बात पर होता था कि आप अपने जीवन में कितना स्वयं स्वाध्याय के लिए समय दे रहे हैं, कितना प्रभावना के लिए समय निकाल पा रहे हैं। तो तत्व प्रचार और तत्व विचार, ये जो मोटो उनके जीवन में स्वयं अपने लिए जो व्यक्तिगत रूप से वो इस चीज पर जितना भरोसा करते थे, उतना ही अपने विद्यार्थियों को भी इस बात के लिए प्रेरित करते थे। मुमुक्षु समाज तो अपने इस उदीयमान नक्षत्र को सिर आंखों पर बैठा ही रही थी। कोरोना काल में संजीव के प्रवचनों ने मानो ऑनलाइन जगत में धूम मचा दी। दिगंबर श्वेतांबर, जैन अजैन, बूढ़ा जवान, विविध पंथ संप्रदायों के लाखों लोग संजीव के साथ तत्व को समझने के लिए आगे आने लगे। कोविड के टाइम पे उनके प्रवचन सुनने में आया और वो आज तक उन्होंने कंटिन्यू किया है और इतना मार्मिकता से, लॉजिक से, साइंस से वो समझाते थे कि जीवों पे उसकी असर और खास करके युवा वर्ग पे
उनकी बहुत अच्छी इफेक्ट होती थी। कोविड में जो काम उनने किया वो मार्वलस था, वो काम रिमार्केबल था, और उससे कई जैनी अजैनी इस मार्ग पे आ गए। जैनियों की बात नहीं है, समाज के सब वर्ग को उन्होंने बहुत अच्छे से समेट के चले। वो मैंने कई मोमडन्स को, कई आईएएस अफसरों को, आरएएस अफसरों को भी, और वो सब इनके प्रवचन सुनते थे और बहुत उनको इंटरेस्ट आया, बहुत मजा आया। यार गजब की बात है। हर रोज हजारों लोग सुबह शाम नियमित रूप से अपने मोबाइल, टीवी सेट या लैपटॉप के आगे संजीव के साथ स्वाध्याय करते और जिनवाणी के गहरे मर्म के मर्मज्ञ बनते। बाल बोध, वीतराग विज्ञान से लेकर मोक्ष मार्ग प्रकाशक, आत्मानुशासन, क्षत्र चूड़ामणि, संयम प्रकाश, रत्नकरंड श्रावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धियोपाय, समय सार, द्रव्य संग्रह और न जाने कितने ऐसे जैन ग्रंथों का आद्योपांत स्वाध्याय संजीव के माध्यम से लाखों श्रोताओं ने किया। उन्होंने जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अध्ययन करवाया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 422 प्रवचन है उनके, बहुत बढ़िया प्रवचन है, इसमें पूरा मर्म आ जाता है। तो मुझे लगता है हर लोग को, हर एक को ये जरूर सुनना चाहिए। जो काम सैकड़ों शिविर, जनसभाएं आयोजित करके भी किया जाना संभव नहीं था, वो सहज ही संजीव की जन स्वीकार्यता बढ़ने से हो रहा था। क्रमबद्ध पर्याय, नए चक्र, 3 लोग, काल चक्र जैसे विषयों के वे अधिकृत विद्वान माने जाते थे। संजीव जी नए चक्र पढ़ाते हैं। नए चक्र कितना कठिन विषय है, कितनी कठिन बात है, और वो उन्होंने खुद अभ्यास करके उस पर ऐसी मास्टरी प्राप्त की है। हिंदुस्तान में बहुत लिमिटेड लोग हैं। क्रमबद्ध पर्याय और नए चक्र तो उनके पसंदीदा सब्जेक्ट, और उसमें महारत हासिल थी उन्हें। बच्चे भी उनसे ये सब्जेक्ट और दूसरे शास्त्रों को पढ़ने सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जब ऑनलाइन माध्यमों पर संजीव की स्वीकार्यता बढ़ी तो पारस, जिनवाणी जैसे कई धार्मिक चैनलों ने भी स्वयं को आगे आकर संजीव के विविध प्रवचनों का प्रसारण शुरू किया और उन्हें भी हजारों लोगों द्वारा नियमित रूप से देखा सुना जाने लगा। उसने बोला कि पारस चैनल पर जितने प्रोग्राम आते हैं सवेरे से लेकर रात तक, उसमें आपकी रेटिंग 2nd नंबर की है। मैंने कहा 2nd नंबर मतलब? तो बोला एक शंका समाधान आता है प्रमाण सागर जी का, उसके बाद में आपको सबसे ज्यादा देखने वाले लोग हैं। तो मैंने कहा कितने लोग होंगे? तो उसने बोला 1 लाख से ज्यादा। संजीव की लोकप्रियता का आलम यह था कि उनके लिए अलग से कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे। संजीव की उपलब्धता ही विभिन्न आत्मार्थियों के लिए उनके नगर में उत्सव जैसा माहौल रच देता था। वे चारों अनुयोगों के प्रामाणिक विद्वान थे। ये संजीव की व्यापक स्वीकार्यता ही थी जिसने मुमुक्षु समाज के बाहर भी गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान को पहुंचाया। चाहे वे कितने भी व्यस्त हों, कहीं भी हों, पर प्रवचन के समय वे सीधे अपने श्रोताओं से जुड़ जाते थे। संजीव के जरिए तत्व ज्ञान से जुड़े लोगों का कारवां प्रत्यक्ष में जितना था वो तो है ही, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा वे लोग हैं जो हर रोज उनसे वर्चुअली उनके प्रवचनों के जरिए जुड़े थे। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि आज 60,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर उनके YouTube पर जुड़े हुए हैं। हर रोज हजारों लोग उन्हें अब भी सुनते हैं।
अब भी उनके किए प्रवचनों का प्रीमियर प्रसारण लोगों के लिए उसी जिज्ञासा और रुचि का विषय बना हुआ है। तो YouTube पे आज उनके जो प्रवचन उपलब्ध हैं वे जैन दर्शन की अमूल्य निधि हैं, और खास करके उनने जैन दर्शन के जितने विविध सब्जेक्ट हुआ करते हैं, हो सकते हैं, लगभग सबको उन्होंने कवर किया। कई तो एकदम एक्सीलेंट हैं, जैसे मनुष्य पर्याय की दुर्लभता का प्रवचन है, कभी भी सुनो, 10वीं बार सुनने के बाद भी आपको 11वीं बार ऐसा लगेगा बहुत बढ़िया है, आपके प्रेरणा के लिए बहुत उपयोगी है। दुनिया में जिसे परिपक्वता का दौर कहा जाता है, वहां आते आते तक संजीव ने तो मानो दुनिया को अलविदा कहने की तैयारी कर ली थी। मैंने कोई बड़ी उम्र नहीं है, कुछ नहीं, अचानक खबर आती है ऐसी, और ऐसी खबर आएगी संजीव जी चले गए। अरे हमारे तो आए थे अष्टानिका में, ये क्या हुआ? अरे अभी तो थे, अरे कल तो ठीक थे, अरे कल रात को तो अरे सुबह तो मिले थे, सुबह साथ में पूजन की थी। अरे भाई साहब ये तो ऐसा ही है क्या, न मालूम कब उड़ जाए, न मालूम कब चले जाए। जो उपलब्धियां एक मुकम्मल उम्र में जी लेने के बाद भी व्यक्ति जीवन में हासिल नहीं कर पाता, उन्हें संजीव ने बेहद अल्प वय में ही पा लिया था। 28,000 से ज्यादा प्रवचन, दर्जन भर से ज्यादा पुस्तकों का लेखन, कई सालों तक प्रतिष्ठित मासिक पाक्षिक पत्रिकाओं का संपादन तथा अध्यात्मवेत्ता, अध्यात्म चक्रवर्ती, उपाध्याय कल्प, युवा जैन रत्न, आदर्श जैन युवा राष्ट्रीय सम्मान समेत न जाने कितनी उपाधियां और सम्मान पाकर उन्होंने ये बता दिया कि जीवन लंबा भले न हो लेकिन बड़ा होना चाहिए। तत्व को जन जन तक पहुंचाने की जिद कुछ ऐसी थी कि जब संजीव की जुबां भी लड़खड़ाने लगी थी, तब भी तत्व प्रचार का जज्बा जवान बना हुआ था। दर्शन मोह के गाथाएं बोल लेते हैं, सब साथ में बोल लेते हैं अपन, है ना। सुधुवि उगम तवम चरंताणम ननहंति बोहिलाहम अविआसम हम। जिस व्यक्ति ने ढाई द्वीप रचना की संकल्पना को जीवंत रूप दिया। ढाई द्वीप जिनायतन एक बहुत क्लिष्ट और बहुत जटिल रचना थी तब जब उसकी कल्पना मुकेश जी ने की। तो कौन करेगा, कौन बनाएगा, तो एक आदमी पूरे विश्व में निकला कि संजीव गोधा है। वो एक ऐसी कल्पना थी जो उन्हीं के दिमाग में थी कि ये पर्टिकुलर कैसा होना चाहिए। कोई आसान चीज नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि रेडीमेड है, तैयार है, इसको कर दो, इसको बना दो, इसको यहाँ कर दो। वो रचना को मूर्त रूप देना छोटा काम नहीं था। मैं उनकी MRI कराने गया, ये हॉस्पिटल था नानावटी हॉस्पिटल में, मैं उनकी MRI कराने गया। तो हम लोग बाहर बैठे थे, ढाई द्वीप से फोन आया उनके फोन पे, किसी का, मैं नाम तो मैं भूल गया क्या था उनका नाम। उनको कोई रचना पूछनी थी वहां पे, तो वो वहां अंदर MRI कराने से पहले उनको सारी रचनाएं समझा रहे थे कि कहाँ कौन से भगवान विराजमान होंगे, कहाँ क्या कैसी क्या रचना है, वो सब चीज उनको समझा रहे थे। उनका जो परसेप्शन था उस डिजाइन को लेके, वो ये नहीं था कि मतलब जस्ट ये बन जाए, आप समझ लो। उनका ये मानना था कि कोई भी जो इसके बारे में पढ़ना चाहता है या कोई स्टडी कर रहा है, तो वो जब भी अगर अपनी बुक लेके आए और समझने की कोशिश करे, तो वहां पर वो कंफ्यूज ना उस चीज को लेके कि एक क्षेत्र के अंदर, उसके अंदर तो एक नदी दिख रही है, बट कि जहां वर्णन किया गया है वहां पर 5 का है। जीवन के अंतिम पलों में भी इंदौर के ढाई द्वीप जिनायतन के पंच कल्याणक की तैयारियां और सफलता पूर्वक उस आयोजन के निपट जाने की लिप्सा संजीव के हृदय में थी। और यही वजह है कि अपनी बीमारी की विकटता का परिज्ञान होने के बावजूद भी उन्हें अपने जीवन से ज्यादा इस आयोजन के निर्विघ्न पूरे हो जाने को लेकर चाहना थी। उनको ये था कि बस ये एक बार अच्छे से पूरा हो जाए और इसका पंच कल्याणक हो जाए। लेकिन
पंचकल्याण के 5-7 दिन पहले ही उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें बॉम्बे जाना पड़ा, लेकिन उनका बिल्कुल मन नहीं था। वो बोलते थे कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। हम लोग उन्हें बोल के लेके गए कि तब तक आ जाएंगे, अभी बॉम्बे चलना है। तो वो गए तो वहाँ पे भी उनका मन वहीं अटका रहता था। वो बोलते थे कब चल रहे हो, तुमने बोला था कि बॉम्बे इंदौर लेके जाओगी, ढाईदीप लेके जाओगी। तो मैंने उनसे कहा कि आपने तो कितने पंचकल्याणक देखे, कितनी प्रतिमाएं विराजमान की है, कोई बात नहीं, आप टीवी पे देख लो, फिर ठीक हो जाएंगे तो चलेंगे। लेकिन उनका मन वहीं अटका रहता। लेकिन बावजूद इसके चित्त में एक शांति थी और इस सूत्र के बल पर निर्भयता भी थी। जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं कबहू, काहे होत अधीरा रे। वो जाते जाते भी अपनी कही गई बातों की जीती जागती मिसाल अपनी मृत्यु पूर्व की निर्भय निस्पृह सहज शांति से दे गए। मानो कि उन्हें दुनिया को ये बताना था कि तत्व का हृदयंगम करना कोई कोरा आदर्श नहीं है, बल्कि इसे जीकर भी दिखाया जा सकता है। जीवन भर ओजस्वी सुर में आत्मानुभूति का शंखनाद करने वाले इस शूर ने अंत में अपने मौन से उस तत्व को अपने जीवन में साकार होते हुए लोगों के सामने रख दिया। अपनी मृत्यु की खबर लगने के बाद भी मानो संजीव को कोई विकलता नहीं थी और वे इस घटने जा रही घटना के लिए पूरी तरह तैयार थे। लेकिन जैसे ही हमने संजीव को ये बात बताई, तब भी वो बिल्कुल शांत, बिल्कुल जैसे सहज ही बैठा रहा। एक क्षण के लिए उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ है, ऐसा भी नहीं हुआ, अच्छा ऐसा भी नहीं हुआ, तो क्या करने वाले हो, ऐसा भी नहीं हुआ, कुछ नहीं। मुझे और उनको साथ में ही पता चला था। मेरी एक बार हालत खराब हो गई थी, लेकिन उनके कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसके बाद तो वो वाहन रैली थी ढाईदीप पंचकल्याणक के लिए, उसमें चले गए हंसी खुशी। उनके चेहरे से या उनके व्यवहार से कभी कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उन्हें कोई तकलीफ है। बोले क्या हो गया यार, कोई बात नहीं, कुछ ही नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मतलब इतने सहज थे वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इस चीज से कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो इस चीज के लिए वो हमेशा प्रिपेयर थे और हमेशा लोग सबको एक ही प्रेरणा देते थे कि इस भाव में अपना काम करना है। ये भाव इसलिए नहीं मिला है कि अपन विषयों में गवा दे, भोगों में गवा दे, भगवान बनने के लिए हमने अपने बेटे को भी बचपन से यही सिखाया है, कुछ नहीं करना है, बस भगवान बनने जन्मे हम, एक ही चीज याद रखनी है। मुंबई में रहते हुए अपने अंतिम दिनों में भी उन्हें कोई चिंता नहीं थी, न परिवार, न पुत्र, न कोई अन्य लौकिक चाहना। तब भी मात्र जिनवाणी की बातें और तत्व ज्ञान ही इनका संबल था। और उनके जीवन में एक ही था कि महावीर का मार्ग, कुनकुंदाचार्य देव और गुरुदेव श्री का मार्ग जन जन समाज तक पहुंचे, और उनकी वही भावना थी। और एक रियली वो एडमायरेबल है कि ऐसे टाइम में ऐसी भावना होनी, और कैसे भी उनकी तबीयत होती थी फिर भी वो कभी भी वो स्वाध्याय नहीं चुकते थे। हर समय जब भी मैंने उनको एक्टिवेट मोड में देखा तो वो सिर्फ उसी वक्त एक्टिवेट होते थे कि जब भी तत्व रिलेटेड कोई भी बात हो गई तो उनकी एनर्जी 100 गुना ज्यादा बढ़ जाती थी। ऐसे वो कोई भले ही कोई व्यवहार की अपन ऐसे जनरली कोई भी बातचीत कर रहे हैं तो वो नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही तत्व की बात आती थी, जैसे ही जैन धर्म की बात आती थी, जैसे कोई चीज पढ़ाने की, स्वाध्याय की बात आती थी, भजन भक्ति पूजन इन चीजों की बात आती थी, एकदम से एक्टिव हो जाते थे। उनने जिस ढंग से अपने जीवन को जिया अद्भुत है
क्योंकि मैं अगर संजीव जी जगह मैं खुद को रख के देखूं तो हम तो ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते इतना पैसा कोई रख सकता है। मुझे आज ये पता चल जाएगा अब मुझे कुछ दिन बाद जाना है तो चित्त में हड़बड़ी तो आएगी। कोई उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, ना मेरी, ना मम्मी की, ना किसी भी और की। वो एकदम जो कार्य उन्होंने जीवन भर किया है वही कार्य उन्होंने अंतिम समय में भी किया है। माने जैसे वो स्प्रेड हुए वैसे ही वे समिट गए। जैसे उन्हें पता चला मेरे पास समय नहीं है, उन्हें सबसे संपर्क ऐसा खत्म कर लिया जैसे मानो हुआ ही नहीं। यह यात्रा शुचि, सहनशीलता और संभाव के साथ निरंतर देहांतर तक चल गए। जैसे कि जैन धर्म के सिद्धांत एक अखंड चैतन्य स्वरूप आत्मा के सिद्धांत और वस्तु स्वातंत्र के सिद्धांत के साथ में वो निरंतर जुड़ी रही। हमने यह यात्रा में कभी भी दुख एवं चिंता नामक कषायों का कभी भी इतना भी अनुभव नहीं किया। जीवन भर वो यही कहते थे कि पहाड़ी की चोटी पे दीपक जल रहा है, उसमें आश्चर्य है, बुझने में कोई आश्चर्य नहीं। संजीव ने जीवन भर यही कहा और आज भी होते तो यही कहते कि तुम मेरे शब्दों को सुन, मेरे ही राग में न बंध जाना और अपने पारमार्थिक लक्ष्य को मत भुला देना। मैं तुम्हें अपने परम पारिणामिक भाव निज चैतन्य तत्व का दीवाना बनाने आया था, कहीं तुम मेरी ही दीवानगी में ना पड़ जाना। किसी ने कुछ उनके बारे में कि ऐसा लिखा, गुरुवर छूटे ना तेरा साथ, ऐसा मतलब एक महिमा मंडन के हिसाब से उनके बारे में कुछ बोला। उनका फोन आया, आधा पौन घंटे तक बहुत नाराज हुए। मैंने इतनी नाराजगी उनकी कभी देखी नहीं। नाराजगी का कारण वो कहते थे कि मैं समझाता हूं कि मैं कौन हूं, जो मैं हूं उसकी महिमा होनी चाहिए। तुम किसकी महिमा कर रहे हो? किसकी महिमा कर रहे हो? इस वाणी की, इस शरीर की, इस पुण्य की, इस प्रतिष्ठा की, इस मान सम्मान की। और साथ ना छूटे। किसका साथ नहीं छूटे? साथ किसका रहना चाहिए? वो आधे घंटे तक इतने एग्रेसिव हुए कि यदि मेरे साथ कोई व्यक्ति एसोसिएट है और वो तब भी उन चीजों की बातें कर रहा है, वो चीजें मेरे को समझाने की कोशिश कर रहा है या वो प्रेजेंट कर रहा है, मुझे ऐसा दोस्त नहीं चाहिए, मुझे ऐसा साथी नहीं चाहिए, ना मुझे ऐसा साथ चाहिए। मैं तो खुद उस गंतव्य का पथिक हूं जिसके आगे कोई राह नहीं है। तुम भी उसी राह पर आगे बढ़ना। बस यही मेरी कही गई बात का सच्चा सम्मान है और यही मेरा सम्मान है। जिस व्यक्ति ने तत्व की चर्चा को गहराई से सुना, भव्य है, शंका मत करना, विकल्प मत करना इस प्रकार का। हम भव्य हैं कि अभव्य? अरे भव्य है, निकट भव्य है, अल्पकाल में मोक्ष जाने वाले हैं। 2 भाव में, 3 भाव में, 4थे भाव में तो निर्वाण है हमारा। सिद्धालय में बैठ करके देखेंगे कौन कौन कहां पर है। और फिर 15 जनवरी 2023 को रेत के हाथ से फिसल जाने की सूचना मिलने के बाद महीने भर के भीतर ही हंस इस नश्वर इमारत को छोड़ नए सफर पर उड़ गया। मुक्ति वधु को वरने एक पड़ाव और कम कर गया। 1 महीने तक पूरे देश दुनिया में आरोग्य और दीर्घायु की दुआओं के बीच आखिर आ गई 17 फरवरी, जो एक महामना को अपने आगोश में लेने के लिए बदनाम होकर भी यादगार बन गई। वो चला गया, लेकिन उसका संकल्प अब भी गूंज रहा है, उसका प्रण अब भी सुनाई दे रहा है, उसकी प्रेरणा अब भी लाखों लोगों को मुक्ति पथ का अनुगमन करने की सीख दे रही है।
ऐसे पद को अवश्य प्राप्त करके रहेंगे। अब नहीं जन्मेंगे, ये अंतिम भव है हमारा, ये प्रण है हमारा। लगता है अब मेरा आयु का अंतिम समय आ गया है। यहाँ पर जय को अंत सुनिश्चित जानना, और चले बनारसी दास फिर नहीं आवेना। क्या तो चले, अब नहीं आएंगे लौट करके, अब नहीं आएंगे दोबारा यहाँ। क्या खत्म हो गया है जीवन हमारा, पूरा हो गया है। आपका और हमारा साथ इतना ही था। क्षण भंगुर से इस जीवन की शाश्वत एक निशानी है, जो पिया जनागम अमृत को उसकी ही अमर कहानी है। क्षण भंगुर से इस जीवन की शाश्वत एक निशानी है, जो पिया जनागम अमृत को उसकी ही अमर कहानी है। संजीव मेरा संजीव हुआ, बस मेरी यही कहानी है। संजीव मिला, संजीव हुआ, बस मेरी यही कहानी है। बचपन में सुना चिनागम को, यौवन में अमृत पान किया, तत्वों की झरती रसधारा जिसका अनुभव हर बार किया। मिल गए रसिक जन इसके ही आनंद हृदय में छाया था, जिन धर्म मिला केवल हारा, सब कुछ इससे ही पाया था। क्षण भंगुर से इस जीवन की शाश्वत एक निशानी है, जो पिया जनागम अमृत को उसकी ही अमर कहानी। संजीव मिला, संजीव हुआ, बस मेरी यही कहानी है। संजीव मिला, संजीव हुआ, बस मेरी यही कहानी है। हम छोड़ चले जाएंगे, पर जिन धर्म साथ रखना साथी, हम रहे यहाँ या नहीं रहे, जिन मान सदा रखना साथी, हम जिए तत्व के साथ सदा, ऐसा ही मरण हमारा हो, पल पल हर क्षण जीवन, चिंतन यह एक हमारा हो। क्षण भंगुर से इस जीवन की शाश्वत बस एक निशानी है, जो पिया जनागम अमृत को उसकी अमर कहानी है। संजीव राह है सरल जीवन एक कहानी